सूर्य के संबंध में कुछ बातें जान लेनी जरूरी है। सबसे पहली तो ये बात जान लेनी जरूरी है कि वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य से समस्त सौर परिवार का, मंगल का, बृहस्पति का, चंद्र का, पृथ्वी का जन्म हुआ है। ये सब सूर्य के ही अंग हैं। फिर पृथ्वी पर जीवन का जन्म हुआ, पौधों से लेकर मनुष्य तक। मनुष्य पृथ्वी का अंग है, पृथ्वी सूरज का अंग है। अगर हम इसे ऐसा समझें, एक मां है, उसकी एक बेटी है और उसकी एक बेटी है। उन तीनों के शरीर में एक ही रक्त प्रवाहित होता है। उन तीनों के शरीर का निर्माण एक ही तरह के सेल्स से, एक ही तरह के कोष्ठों से होता है। और वैज्ञानिक एक शब्द का प्रयोग करते हैं, एम्पैथी का। जो चीजें एक से ही पैदा होती हैं, उनके भीतर एक अंतर समानुभूति होती है। सूर्य से पृथ्वी पैदा होती है, पृथ्वी से हम सबके शरीर निर्मित होते हैं। थोड़ा ही दूर फासले पर सूरज हमारा महापिता है। सूर्य पर जो भी घटित होता है वो हमारे रोम रोम में स्पंदित होता है, होगा ही, क्योंकि हमारा रोम रोम भी सूर्य से ही निर्मित है। सूर्य इतना दूर दिखाई पड़ता है, इतना दूर नहीं है। हमारे रक्त के एक एक कण में और हड्डी के एक एक टुकड़े में सूर्य के ही अणुओं का वास है। हम सूर्य के ही टुकड़े। और यदि सूर्य से हम प्रभावित होते हों तो इसमें कुछ आश्चर्य नहीं। एम्पैथी है, समानुभूति है। समानुभूति को भी थोड़ा समझ लेना जरूरी है, तो ज्योतिष के एक आयाम में प्रवेश हो सकेगा। कल मैंने जुड़वां बच्चों की बात आपसे की। अगर एक ही अंडे से पैदा हुए दो बच्चों को 2 कमरों में बंद कर दिया जाए, और इस तरह के बहुत से प्रयोग पिछले 50 वर्षों में किए गए। एक ही अंडज जुड़वां बच्चों को 2 कमरों में बंद कर दिया गया है। फिर दोनों कमरों में एक साथ घंटी बजाई गई है और दोनों बच्चों को कहा गया है उनको जो पहला ख्याल आता हो वो उसे कागज पर लिख लें, या जो पहला चित्र उनके दिमाग में आता हो उसे कागज पर बना लें। और बड़ी हैरानी की बात है कि अगर 20 चित्र बनवाए गए हैं दोनों बच्चों से, तो उसमें 90% दोनों बच्चों के चित्र एक जैसे हैं। उनके मन में जो पहली विचारधारा पैदा होती है, जो पहला शब्द बनता है या जो पहला चित्र बनता है, ठीक उसके ही करीब वैसा ही विचार और वैसा ही शब्द दूसरे जुड़वां बच्चे के भीतर भी बनता और निर्मित होता है। इसे वैज्ञानिक कहते हैं एम्पैथी। इन दोनों के बीच इतनी समानता है कि ये एक से प्रतिध्वनित होते हैं। इन दोनों के भीतर अनजाने मार्गों से जैसे जोड़ है, कोई कम्युनिकेशन है। सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा ही कम्युनिकेशन है, ऐसा ही संवाद है प्रतिपल। और पृथ्वी और मनुष्य के बीच भी इसी तरह का संवाद है प्रतिपल। तो सूर्य, पृथ्वी और मनुष्य, उन दोनों के, तीनों के बीच निरंतर संवाद है, एक निरंतर डायलॉग है। लेकिन वो जो संवाद है, डायलॉग है, वो बहुत गुह है और बहुत आंतरिक है और बहुत सूक्ष्म है। उसके संबंध में थोड़ी सी बातें समझेंगे तो ख्याल में आएगा। अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, ट्री रिंग रिसर्च सेंटर। वृक्षों में जो वृक्ष आप काटें
तो वृक्ष के तने में आपको बहुत से रिंग्स, बहुत से वर्तुल दिखाई पड़ेंगे। फर्नीचर पर जो सौंदर्य मालूम पड़ता है वो उन्हीं वर्तुलों के कारण है। 50 वर्ष से ये रिसर्च केंद्र वृक्षों में जो वर्तुल बनते हैं उन पर काम कर रहा है। प्रोफेसर डगलस अब उसके डायरेक्टर हैं, जिन्होंने अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा वृक्षों में जो वर्तुल बनते हैं, चक्र बन जाते हैं, उन पर ही पूरा व्यय किया है। बहुत से तथ्य हाथ लगे हैं। पहला तथ्य तो सभी को ज्ञात है साधारणता कि वृक्ष की उम्र उसमें बने हुए रिंग्स के द्वारा जानी जाती, क्योंकि प्रति वर्ष एक रिंग वृक्ष में निर्मित होता है। एक छाल वृक्ष छोड़ देता है, अपनी चमड़ी छोड़ देता है और एक रिंग निर्मित हो जाता है। वृक्ष की कितनी उम्र है, उसके भीतर कितने रिंग बने हैं, इनसे तय हो जाता है। अगर वो 50 साल पुराना है, उसने 50 पतझड़ देखे हैं, तो 50 रिंग उसके तने में निर्मित हो जाते हैं। और हैरानी की बात यह है कि इन तनों पर जो रिंग निर्मित होते हैं वो मौसम की भी खबर देते हैं। अगर मौसम बहुत गर्म और गीला रहा हो तो जो रिंग है वो चौड़ा निर्मित होता है। अगर मौसम बहुत सर्द और सूखा रहा हो तो जो रिंग है वो बहुत सकरा निर्मित होता है। हजारों साल पुरानी लकड़ी को काट के पता लगाया जा सकता है कि उस वर्ष जब ये रिंग बना था तो मौसम कैसा था, बहुत वर्षा हुई थी या नहीं हुई थी, सूखा पड़ा था या नहीं पड़ा था। अगर बुद्ध ने कहा है कि इस वर्ष बहुत वर्षा हुई, तो जिस बोधि वृक्ष के नीचे वो बैठे थे वो भी खबर देगा कि वर्षा हुई कि नहीं हुई। बुद्ध से भूल चूक हो जाए, वो जो वृक्ष है बोधि वृक्ष, उससे भूल चूक नहीं होती। उसका रिंग बड़ा होगा, छोटा होगा। डगलस इन वर्तुलों की खोज करते करते एक ऐसी जगह पहुंच गया जिसकी उसे कल्पना भी नहीं थी। उसने अनुभव किया कि प्रत्येक 11वें वर्ष पर रिंग जितना बड़ा होता है उतना फिर कभी बड़ा नहीं होता। और वो 11 वर्ष वही वर्ष है जब सूरज पर सर्वाधिक गतिविधि होती है। हर 11वें वर्ष पर सूरज में एक रिदम, एक लयबद्धता है। हर 11 वर्ष पर सूरज बहुत सक्रिय हो जाता है, उस पर रेडियो एक्टिविटी बहुत तीव्र होती है। सारी पृथ्वी पर उस वर्ष सभी वृक्ष मोटा रिंग बनाते हैं। एक आध जगह नहीं, एक आध जंगल में नहीं, सारी पृथ्वी पर सारे वृक्ष उस वर्ष उस रेडियो एक्टिविटी से अपनी रक्षा करने के लिए मोटा रिंग बनाते हैं। वो जो सूरज पर तीव्र घटना घटती है ऊर्जा की, उससे बचाव के लिए उनको मोटी चमड़ी बनानी पड़ती है उस वर्ष, हर 11 वर्ष। इससे वैज्ञानिकों में एक नया शब्द और एक नई बात शुरू हुई। मौसम सब जगह अलग होते हैं, यहां सर्दी है, कहीं गर्मी है, कहीं वर्षा है, कहीं शीत है, सब जगह मौसम अलग है। इसलिए अब तक कभी पृथ्वी का मौसम, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ, ऐसा कोई शब्द प्रयोग नहीं होता था। लेकिन अब डगलस ने इस शब्द का प्रयोग करना शुरू किया, क्लाइमेट ऑफ द अर्थ। ये सब छोटे मोटे फर्क तो हैं ही, लेकिन पूरी पृथ्वी पर भी सूरज के कारण एक विशेष मौसम चलता है जो हम नहीं पकड़ पाते लेकिन वृक्ष पकड़ते हैं। हर 11वें वर्ष पर वृक्ष मोटा रिंग बनाते हैं, फिर रिंग छोटे होते जाते हैं, फिर 5 साल के बाद बड़े होने शुरू होते हैं, फिर 11वें साल पे जाके पूरे बड़े हो जाते हैं। अगर वृक्ष इतने संवेदनशील हैं और सूरज पर होती हुई कोई भी घटना को इतनी व्यवस्था से अंकित करते हैं, तो क्या आदमी के चित्त में भी कोई परत होगी? क्या आदमी के शरीर में भी कोई संवेदना का सूक्ष्म रूप होगा? क्या आदमी भी कोई रिंग और वर्तुल निर्मित करता होगा अपने व्यक्तित्व में? अब तक साफ नहीं हो सका।
अभी तक वैज्ञानिकों को साफ नहीं है कोई बात कि आदमी के भीतर क्या होता है, लेकिन ये असंभव मालूम पड़ता है कि जब वृक्ष भी सूर्य पर घटती घटनाओं को संवेदित करते हों तो आदमी किसी भांति संवेदित ना करता हो। ज्योतिष जो जगत में कहीं भी घटित होता है वो मनुष्य के चित्त में भी घटित होता है, इसकी ही खोज है। इस पर हम पीछे बात करेंगे कि मनुष्य भी वृक्षों जैसी ही खबरें अपने भीतर लिए चलता है, लेकिन उसे खोलने का ढंग उतना आसान नहीं जितना वृक्ष को खोलने का ढंग आसान है। वृक्ष को काटकर जितनी सुविधा से हम पता लगा लेते हैं उतनी सुविधा से आदमी को काट के पता नहीं लगा सकते हैं। आदमी को काटना सूक्ष्म मामला है और आदमी के पास चित्त है, इसलिए आदमी का शरीर उन घटनाओं को नहीं रिकॉर्ड करता, चित्त रिकॉर्ड करता है। वृक्षों के पास चित्त नहीं है, इसलिए शरीर ही उन घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। एक और बात इस संबंध में ख्याल ले लेने जैसी है, जैसा मैंने कहा कि प्रति 11 वर्ष में सूरज पर तीव्र रेडियो एक्टिविटी, तीव्र वैद्युतिक तूफान चलते हैं, ऐसा प्रति 11 वर्ष पर एक रिदम। ठीक ऐसा ही एक दूसरा बड़ा रिदम भी पता चलना शुरू हुआ है, वो है 90 वर्ष का सूरज के ऊपर, और वो और हैरान करने वाला है। और ये जो मैं कह रहा हूं ये सब वैज्ञानिक तथ्य हैं, ज्योतिषी इस संबंध में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इनके आधार पर ज्योतिष को वैज्ञानिक ढंग से समझना आपके लिए आसान हो सकेगा। 90 वर्ष का एक दूसरा वर्तुल है जो कि अनुभव किया गया है। उसके अनुभव की कथा बड़ी अद्भुत है। फेरो ने इजिप्ट में आज से 4000 साल पहले अपने वैज्ञानिकों को कहा कि नील नदी में जब भी पानी घटता है बढ़ता है उसका पूरा ब्यौरा रखा जाए। और अकेली नील एक ऐसी नदी है जिसकी 4000 वर्ष की बायोग्राफी है और किसी नदी की कोई बायोग्राफी नहीं, उसकी जीवन कथा है पूरी। कब उसमें इंच भर पानी बढ़ा है तो उसका पूरा रिकॉर्ड है। 4000 वर्ष फेरो के जमाने से लेकर आज तक। फेरो का अर्थ होता है सूर्य, इजिप्ट भाषा में। फेरो जो इजिप्ट का सम्राट अपना नाम रखता था वो सूर्य के आधार पर था। और इजिप्ट में ऐसा ख्याल था कि सूर्य और नदी के बीच निरंतर संवाद है। तो फेरो जो कि सूर्य का भक्त था उसने कहा कि नील का पूरा रिकॉर्ड रखा जाए। सूर्य के संबंध में तो हमें अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन कभी तो सूर्य के संबंध में भी पता हो जाएगा, तब ये रिकॉर्ड काम दे सकेगा। तो 4000 साल की पूरी कथा है नील नदी की। उसमें इंच भर पानी कब बढ़ा, इंच भर कब कम हुआ, कब उसमें पूर आया, कब पूर नहीं आया, कब नदी बहुत तेजी से बही और कब नदी बहुत धीमी बही, इसका 4000 वर्ष का लंबा इतिहास इंच इंच उपलब्ध है। इजिप्ट के एक विद्वान तस्मान ने पूरे नील की कथा लिखी और अब सूर्य के संबंध में वो बातें ज्ञात हो गईं जो फेरो के वक्त ज्ञात नहीं थी और जिसके लिए फेरो ने कहा था प्रतीक्षा करना। इन 4000 साल में जो कुछ भी नील नदी में घटित हुआ है वो सूरज से संबंधित है। और 90 वर्ष की रिदम का पता चलता है। हर 90 वर्ष में सूर्य पर एक अभूतपूर्व घटना घटती है। वो घटना ठीक वैसी ही है जिसे हम मृत्यु कह सकते हैं या जन्म कह सकते हैं। ऐसा समझ लें कि सूर्य 90 वर्ष में 45 वर्ष तक जवान होता है और 45 वर्ष तक बूढ़ा होता है। उसके भीतर जो ऊर्जा के प्रवाह बहते हैं वो 45 वर्ष तक तो जवानी की तरफ बढ़ते हैं, क्लाइमेक्स की तरफ जाते हैं। सूरज जैसे जवान होता चला जाता है और 45 साल के बाद ढलना शुरू हो जाता है, उसकी उम्र जैसे नीचे गिरने लगती और 90 वर्ष में सूर्य बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। 90 वर्ष में जब सूर्य बूढ़ा होता है तब सारी पृथ्वी भूकंपों से भर जाती है। भूकंपों का संबंध 90 वर्ष के वर्तुल से।
सूर्य उसके बाद फिर जवान होना शुरू होता है। वो बड़ी भारी घटना है, क्योंकि सूरज पे इतना परिवर्तन होता है कि पृथ्वी उसको कंपित हो जाए, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। लेकिन जब पृथ्वी जैसी महाकाय वस्तु भूकंपों से भर जाती तो आदमी जैसी छोटी सी काया में कुछ नहीं होता होगा। पृथ्वी जैसी महाकाय वस्तु जब सूरज पर परिवर्तन होते हैं, कंपित हो जाती, भूकंपों से भर जाती, तो आदमी जैसी छोटी सी काया में कुछ भी ना होता होगा। जोशी सिर्फ यही पूछते रहे, वो कहते हैं ये असंभव है, पता हो तुम्हें या ना पता हो, लेकिन आदमी की काया भी अछूती नहीं रह सकती। 45 वर्ष जब सूरज जवान होता है, उस वक्त जो बच्चे पैदा होते हैं उनका स्वास्थ्य अद्भुत रूप से अच्छा होगा। और जब 45 वर्ष सूरज बूढ़ा होता है, उस वक्त जो बच्चे पैदा होंगे उनका स्वास्थ्य कभी भी अच्छा नहीं हो पाता। जब सूरज खुद ही ढलाव पर होता है, तब जो बच्चे पैदा होते हैं उनकी हालत ठीक वैसी है जैसे पूरब को नाव ले जानी हो और पश्चिम को हवा बहती हो। तो फिर बहुत डांड चलानी पड़ती, फिर पतवार बहुत चलानी पड़ती है और पाल काम नहीं करते। फिर पाल खोलकर नाव नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि उल्टे बहना पड़ता है। जब सूरज ही बूढ़ा होता है, सूरज जो कि प्राण है सारे सौर परिवार का, तब जिसको भी जवान होना है उसे उल्टी धारा में तैरना पड़ता है, हवा के खिलाफ। उसके लिए संघर्ष भारी है। जब सूरज ही जवान हो रहा होता है तो पूरा सौर परिवार शक्तियों से भरा होता है और उठान की तरफ होता है। तब जो पैदा होता है वो जैसे पाल वाली नाव में बैठ गया, पूरब की तरफ हवाएं बह रही हैं, उसे डांड भी नहीं चलानी, पतवार भी नहीं चलानी, श्रम भी नहीं करना है, नाव खुद बह जाएगी। पाल खोल देना है, हवाएं नाव को ले जाएंगी। इस संबंध में अब वैज्ञानिकों को भी शक होने लगा है कि सूरज जब अपनी चरम अवस्था में जाता है तब पृथ्वी पर कम से कम बीमारियां होती, और जब सूरज अपने उतार पर होता है तो पृथ्वी पर सर्वाधिक बीमारियां होती। पृथ्वी पर 45 साल बीमारियों के होते हैं और 45 साल कम बीमारियों के होते हैं। नील ठीक 4000 वर्षों में हर 90 वर्ष में इसी तरह जवान और बूढ़ी होती रही। जब सूरज जवान होता है तो नील में सर्वाधिक पानी होता है, वो 45 वर्ष तक उसमें पानी बढ़ता चला जाता है, और जब सूरज ढलने लगता है, बूढ़ा होने लगता है, तो नील का पानी नीचे गिरता चला जाता है, वो शिथिल होने लगती है और बूढ़ी हो जाती है। आदमी इस विराट जगत में कुछ अलग थलग नहीं है, इस सबका इकट्ठा जोड़ है। अब तक हमने जो भी श्रेष्ठतम घड़ियां बनाई हैं, वो कोई भी उतनी टू द टाइम उतना ठीक से समय नहीं बताती जितनी पृथ्वी बताती। पृथ्वी अपनी कील पर 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्कर पूरा करती। उसी के आधार पर 24 घंटे का हमने हिसाब तैयार किया हुआ है और हमने घड़ी बनाई हुई। अब पृथ्वी काफी बड़ी चीज है, अपनी कील पर वो ठीक 23 घंटे 56 मिनट में एक चक्र पूरा करती। और अब तक कभी भी ऐसा नहीं समझा गया था कि पृथ्वी कभी भी भूल करती है, एक सेकंड की भी। लेकिन कारण कुल इतना था कि हमारे पास जांचने के बहुत ठीक उपाय नहीं थे और हमने साधारण जांच की थी। लेकिन जब 90 वर्ष का वर्तुल पूरा होता है सूर्य का, तो पृथ्वी की घड़ी एकदम डगमगा जाती है। उस क्षण में पृथ्वी ठीक अपना वर्तुल पूरा नहीं कर पाती। 11 वर्ष में जब सूरज पर उत्पात होता है तब भी पृथ्वी डगमगा जाती है, उसकी घड़ी गड़बड़ हो जाती है। जब भी पृथ्वी की रोज अपनी यात्रा में नए नए प्रभावों के अंतर्गत आती, जब भी कोई नया प्रभाव, कोई नया कॉस्मिक इन्फ्लुएंस, कोई महातारा करीब हो जाता है। करीब का मतलब इस महाकाश में बहुत दूर होने पर भी चीजें बहुत करीब हैं, जरा सा करीब आ जाता।
हमारी भाषा बहुत समर्थ नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं जरा सा करीब आ जाता, हम सोचते हैं कि शायद जैसे हमारे पास कोई आदमी आ गया। नहीं, फासले बहुत बड़े हैं। उन फासलों में जरा सा अंतर पड़ जाता है जो कि हमें कहीं पता भी नहीं चलेगा, तो भी पृथ्वी की कील डगमगा जाती है। पृथ्वी को हिलाने के लिए बड़ी शक्ति की जरूरत है, इंच भर हिलाने के लिए भी। तो महाशक्तियां जब गुजरती हैं पृथ्वी के पास से तभी वो हिल पाती, लेकिन वो महाशक्तियां जब पृथ्वी के पास से गुजरती हैं तो हमारे पास से भी गुजरती हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि जब पृथ्वी कंपित होती तो उस पर लगे हुए वृक्ष कंपित ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि जब पृथ्वी कंपित होती तो उस पर जीता और चलता हुआ मनुष्य कंपित ना हो। सब कब जाता है, लेकिन कंपन इतने सूक्ष्म हैं कि हमारे पास कोई उपकरण नहीं थे अब तक कि हम जांच करते कि पृथ्वी कब जाती है, लेकिन अब तो उपकरण है। सेकंड के 1000वें हिस्से में भी कंपन होता है तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन आदमी के कंपन को पकड़ने के उपकरण अभी भी हमारे पास नहीं। वो मामला और भी सूक्ष्म। आदमी इतना सूक्ष्म है और होना जरूरी है, अन्यथा जीना मुश्किल हो जाए। अगर 24 घंटे आपको चारों तरफ के प्रभावों का पता चलता रहे तो आप जी ना पाए। आप जी सकते हैं तभी जबकि आपको आसपास के प्रभावों का कोई पता नहीं चलता। एक और नियम है, वो नियम ये है कि ना तो हमें अपनी शक्ति से छोटे प्रभावों का पता चलता है और ना अपनी शक्ति से बड़े प्रभावों का पता चलता है। हमारे प्रभाव के पता चलने का एक दायरा है। जैसे समझ लें कि बुखार चढ़ता है तो 98 डिग्री हमारी एक सीमा है और 110 डिग्री हमारी दूसरी सीमा। 12 डिग्री में हम जीते, 90 डिग्री गिर जाए तो हम समाप्त हो जाते हैं, उधर 110 डिग्री के बाहर चला जाए तो हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप समझते हैं दुनिया में गर्मी 12 डिग्रियों की? आदमी 12 डिग्री के भीतर जीता है। दोनों सीमाओं के इधर उधर गया कि खो जाएगा। उसको एक बैलेंस है, 98 और 110 के बीच में उसको अपने को संभाले रखना है। ठीक ऐसा बैलेंस सब जगह है। मैं आपसे बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। अगर मैं बहुत धीमे बोलूं तो ऐसी जगह आ सकती है कि मैं बोलूं और आप ना सुन पाए। लेकिन ये आपको ख्याल में जाएगा कि बहुत धीमे बोला जाए तो सुनाई नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको ये ख्याल में ना आएगा कि इतने जोर से बोला जाए कि आप ना सुन पाए, तो आपको कठिन लगेगा, क्योंकि जोर से बोलेंगे तब तो सुनाई पड़ेगा ही नहीं। वैज्ञानिक कहते हैं हमारे सुनने की भी डिग्री है, उससे नीचे भी हम नहीं सुन पाते, उसके ऊपर भी हम नहीं सुन पाते। हमारे आसपास भयंकर आवाजें गुजर रही हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते। एक तारा टूटता है आकाश में, कोई नया ग्रह निर्मित होता है या बिखरता है, तो भयंकर गर्जनों वाली आवाजें हमारे चारों तरफ से गुजरती हैं। अगर हम उनको सुन पाए तो हम तत्काल बहरे हो जाएं, लेकिन हम सुरक्षित हैं क्योंकि हमारे कान सीमा में ही सुनते हैं। जो सूक्ष्म है उसको भी नहीं सुनते, जो विराट है उसको भी नहीं सुनते। एक दायरा है, बस उतने को सुन लेते हैं। देखने के मामले में भी हमारी वही सीमा है। हमारी सभी इंद्रियां एक दायरे के भीतर, न उसके ऊपर न उसके नीचे। इसीलिए आपका कुत्ता है वो आपसे ज्यादा सूंघ लेता है, उसका दायरा सूंघने का आपसे बड़ा है। जो आप नहीं सूंघ पाते कुत्ता सूंघ लेता है। जो आप नहीं सुन पाते आपका घोड़ा सुन लेता है, उसको सुनने का दायरा आपसे बड़ा है। 1-1.5 मील दूर सिंह आ जाए तो घोड़ा चौंक के खड़ा हो जाता है। 1.5 मील के फासले पर उसे गंध आती, आपको कुछ पता नहीं चलता। अगर आपको सारी गंध आने लगे, जितनी गंध आपके चारों तरफ चल रही हैं, तो आप विक्षिप्त हो जाएं। मनुष्य एक कैप्सूल में बंद है, उसकी सीमांत है, उसकी बाउंड्रीज है।
आप रेडियो लगाते हैं और आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाती। क्या आप सोचते हैं जब रेडियो लगाते हैं तब आवाज आनी शुरू होती? आवाज तो पूरे समय बहती ही रहती है, आप रेडियो लगाएं या ना लगाएं। लगाते हैं तब रेडियो पकड़ लेता है, बहती तो पूरे वक्त रहती। दुनिया में जितने रेडियो स्टेशन हैं सबकी आवाजें अभी इस कमरे से गुजर रही हैं। आप रेडियो लगाएंगे तो पकड़ लेंगे, आप रेडियो नहीं लगाते हैं तब भी गुजर रही हैं, लेकिन आपको सुनाई नहीं पड़ रही, आपको सुनाई नहीं पड़ रही। जगत में न मालूम कितनी ध्वनियां हैं जो चारों तरफ हमारे गुजर रही, भयंकर कोलाहल है। वो पूरा कोलाहल हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उससे हम प्रभावित तो होते ही हैं। ध्यान रहे, वो हमें सुनाई नहीं पड़ता, लेकिन उससे हम प्रभावित तो होते ही हैं। वो हमारे रोए रोए को स्पर्श करता है, हमारे हृदय की धड़कन धड़कन को छूता है, हमारे स्नायु स्नायु को कपा जाता है। वो अपना काम तो कर ही रहा है, उसका काम तो जारी है। जिस सुगंध को आप नहीं सूंघ पाते, उसके अणु भी आपके चारों तरफ अपना काम तो कर ही जाते हैं, और अगर उसके अणु किसी बीमारी को लाए हैं तो वो आपको दे जाते हैं। आपकी जानकारी आवश्यक नहीं है किसी वस्तु के होने के लिए। ज्योतिष का कहना है कि हमारे चारों तरफ ऊर्जाओं के क्षेत्र हैं, एनर्जी फील्ड्स हैं, और वो पूरे समय हमें प्रभावित कर रहे हैं। जैसा मैंने कल कहा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म को वैज्ञानिक भाषा में हम कहें एक्सपोजर, जैसे कि फिल्म को हम एक्सपोज करते हैं कैमरे में। जरा सा शटर आप दबाते हैं, एक क्षण के लिए कैमरे की खिड़की खुलती है और बंद हो जाती है। उस क्षण में जो भी कैमरे के समक्ष आ जाता है वो फिल्म पर अंकित हो जाता है। फिल्म एक्सपोज हो गई, अब दोबारा उस पर कुछ अंकित ना होगा, अंकित हो गया। और अब ये फिल्म उस आकार को सदा अपने भीतर लिए रहेगी। जिस दिन मां के पेट में पहली दफे गर्भाधान होता है तो पहला एक्सपोजर होता है। जिस दिन मां के पेट से बच्चा बाहर आता है, जन्म लेता है, उस दिन दूसरा एक्सपोजर होता है। और ये दोनों एक्सपोजर उस संवेदनशील चित्त पर फिल्म की भांति अंकित हो जाते हैं। पूरा जगत उस क्षण में बच्चा अपने भीतर अंकित कर लेता है और उसकी सिंपैथीज निर्मित हो जाती हैं। ज्योतिष इतना ही कहता है कि यदि वो बच्चा जब पैदा हुआ है तब अगर रात है, और जान के आप हैरान होंगे कि 70 से लेकर 90% तक बच्चे रात में पैदा होते हैं। ये थोड़ा हैरानी का है, क्योंकि आमतौर से 50% होने चाहिए। 24 घंटे का हिसाब है, इसमें कोई हिसाब भी ना हो, बेहिसाब भी बच्चे पैदा हों, तो 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन, साधारण संयोग और कॉम्बिनेशन से ठीक है 50% हो जाए, कभी भूल चूक 2-4% इधर उधर हो, लेकिन 90% तक बच्चे रात में जन्म लेते हैं। 10% बच्चे मुश्किल से जन्म दिन में लेते हैं। अकारण नहीं हो सकती ये बात, इसके पीछे बहुत कारण है। समझे, एक बच्चा रात में जन्म लेता है तो उसका जो एक्सपोजर है, उसके चित्त की जो पहली घटना है इस जगत में अवतरण की, वो अंधेरे से संयुक्त होती है, प्रकाश से संयुक्त नहीं होती। इस सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बात तो और विस्तीर्ण है। सिर्फ उदाहरण के लिए कह रहा हूं, उसके चित्त पर जो पहली घटना है वो अंधकार है। सूर्य अनुपस्थित है,
सूर्य की ऊर्जा अनुपस्थित है। चारों तरफ जगत सोया हुआ है। पौधे अपने पत्तियों को बंद किए हुए, पक्षी अपने पंखों को सिकोड़ के आंखें बंद किए हुए अपने घोंसलों में छिप गए। सारी पृथ्वी पर निद्रा है। हवा के कण कण में चारों तरफ नींद है। सब सोया हुआ है, जागा हुआ कुछ भी नहीं है। ये पहला इंपैक्ट है बच्चे पर। अगर हम बुद्ध और महावीर से पूछें तो वो कहेंगे कि अधिक बच्चे इसलिए रात में जन्म लेते हैं क्योंकि अधिक आत्माएं सोई हुई हैं, एस्लीप। दिन को वो नहीं चुन सकते पैदा होने के लिए। दिन को चुनना कठिन है। और हजार कारण हैं, और हजार कारण हैं। एक कारण महत्वपूर्ण है ये भी, अधिकतम लोग सोए हुए हैं, अधिकतम लोग तंद्रित हैं, अधिकतम लोग निद्रा में हैं, अधिकतम लोग आलस्य में, प्रमाद में हैं। सूर्य के जागने के साथ उनका जन्म ऊर्जा का जन्म होगा। सूर्य के डूबे हुए अंधेरे की आड़ में उनका जन्म नींद का जन्म होगा। रात में एक बच्चा पैदा हो रहा है तो एक्सपोजर एक तरह का होने वाला है, जैसे कि हमने अंधेरे में एक फिल्म खोली हो या प्रकाश में एक फिल्म खोली हो, तो एक्सपोजर